इसराइल पर ईरान के हमले के बाद क्या हालात हैं और वो हमला जो ईरान ने इसराइल पर किया वो कितना घातक था, कितना खतरनाक था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और जो सुरक्षा कवच जाना जाता था इसराइल का, वो अगर उसको रोक नहीं पाया तो ये क्या इसराइल की कमजोरी है? इसके अलावा दुनिया के वो देश जो इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते थे सीधे तौर पर, खासतौर पर ईरान और अमेरिका, क्या वो अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए? और अगर हो रहे हैं तो क्या ये किसी बड़ी जंग जिसका अंदेशा बार बार लगाया जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो क्या उस तरफ दुनिया बढ़ रही है या बढ़ चुकी है? हमारे साथ बात करने के लिए अमरीश मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शाकिर साहब। अमरीश जी, ईरान का जो ये हमला था उसको किस तरह से आप देखेंगे? ईरान पर बड़ा जो दबाव बन रहा था, वहां के लीडरशिप पे जो दबाव बन रहा था कि आप कुछ कीजिए, कुछ कदम उठाइए, लगातार जो इसराइल है वो आपके सुप्रीम कमांडर्स पर हमले कर रहा है, आपके जो सपोर्टिव जो ग्रुप्स हैं उनके लीडर्स पे हमले कर रहा है, आप कुछ कीजिए। ये दबाव लगातार ईरान पर बढ़ रहा था, क्या इस वजह से ये हमले किए गए हैं उस दबाव को खत्म करने के लिए, या फिर तेहरान ने तय कर लिया है कि अब इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होना है? देखिए, ये बात आपको याद होगा 2024 की शुरुआत में बोलता हिंदुस्तान पर ही मैंने कार्यक्रम किया था, आप ही थे। और जी। उसमें नॉर्थ कोरिया के लीडर का बयान आया था, ये एकदम 1 2 जनवरी या 3 जनवरी को। और उनका बयान आया था कि 2024 के बाद जो साल हैं और ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को ले जाएंगे, और उसकी तैयारी नॉर्थ कोरिया कर रहा है। अब नॉर्थ कोरिया को लोग सीरियसली नहीं लेते तो उनकी बात ऐसी टाल दी गई। लेकिन आज क्या हालात है? आज आप पूरे देखिए कि पूरे 2024 में बाइडेन अमेरिका ने ट्रूस गाजा में एक समझौता तैयार किया, मसौदा, जिसको 2 जुलाई 2024 को हमास ने मान लिया कि हम अमेरिका के बाइडेन प्रपोजल को हम मानते हैं। इजराइल ने उसको वीटो कर दिया कि हमें नहीं चाहिए समझौता, हमें जंग चाहिए। ये बात पूरी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इसीलिए अच्छा, उसके बाद लगातार इजराइल हमले करता रहा। हालांकि गाजा में, अब आप जानते हैं, गाजा में बुरी तरह से इजराइल पिट गया है। गाजा में इस समय आप देखिए जो हालत है कि वहां पर तो नेत्जरीम एक्सेस पे, वहां जहां 18 किलोमीटर का स्ट्रिप जो इजराइल ने कब्जा किया था, वहां ईरान ने बॉम्बिंग कर दी। तो बात तो खत्म। और गाजा में सारी लड़ाइयां हमास जीत रहा है। वेस्ट बैंक में इन्होंने इतनी कोशिश की, पूरे महीने लड़ाई चली, वेस्ट बैंक इन्वेजन फेल हो गया। अब इन्होंने सोचा कि अब लड़ाई बढ़ाएं कैसे, तो लेबनान पे इन्होंने शुरू किया। अब लेबनान की जो स्थिति है देखिए, वो ऐसी है कि इन्होंने अच्छा, इनकी सोच क्या थी कि ऊपर के, अभी भी वही सोच है, हालांकि वो सोच फेल हो चुकी है। इस्माइल हानिया की असैसिनेशन के बाद यहिया सिनवार आ गए, उससे भी ज्यादा और मतलब हार्डलाइनर। अब हिजबुल्लाह के इन्होंने ये सैयद हसन नसरल्ला को शहीद किया। उसके बाद और एक मजबूत आदमी आ जाएगा। जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है इन संगठनों का, जो 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 ईरान की मदद से बने हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, इनके अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता है कि आप एक आदमी को रिमूव कर दीजिए तो उसके लीडर को रिमूव कर दीजिए तो दूसरा नहीं है। इस तरह की स्थिति वहां नहीं है। वहां पर तुरंत जो है वो एक मतलब सर, एक जो इनकी फिलोसफी है कि सर को अगर अलग कर दिए तो धड़ बेकार हो जाएगा, वो तुरंत दूसरा सर पैदा हो जाता है। इस चीज को इजराइल नहीं समझ पा रहा है, और उसको ये लग रहा है अभी भी कि हम जो है अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी, यहां तक कि जो नेतन्याहू की फैंटेसीज हैं, फैंटेसी मैं उनको कहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड, विश्व मानता है, यूएनओ मानता है कि फिलिस्तीनी स्टेट होना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू आज ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट यूएनओ में उन्होंने जो भाषण दिया, जिसमें, और वहीं से उन्होंने ऑर्डर भी दिया था सैयद नसरुल्लाह के असैसिनेशन का, यूएस में थे वो, उसमें उन्होंने पूरा मैप दिखाया जिसमें फिलिस्तीन कहीं है ही नहीं। और उन्होंने, और उसके बाद एक उसमें ग्रेटर इजराइल मतलब लेबनान भी इजराइल का हिस्सा, सीरिया का एक हिस्सा भी इजराइल का हिस्सा। ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उसमें अमेरिका जानते हुए कि ये संभव नहीं है, और इससे दूसरी तरह का एक पूरा सऊदी अरेबिया भी किसी भी दिन खिलाफ हो जाएगा, कोई इस तरह की चीज टॉलरेट नहीं करेगा। ये फिर भी अमेरिका जो है मजबूर है, क्योंकि जो पूरी लॉबी है, जो यूएस लॉबी है, यूएस में, अमेरिका में इलेक्शंस हैं,
अमेरिका बिल्कुल पंगु है इस समय। अब जब पंगु है तो उसका नेतन्याहू ने फायदा उठाया, ये सैयद हसन नसरल्लाह को मार दिया बाइडेन के मना करने पे भी। तो ईरान ने भी फायदा उठाया, ईरान ने कहा ठीक है हम अभी मारते हैं, देखते हैं। ईरान ने जो मारा है देखिए कल, उसका आप एक्सटेंट आप ये सोचिए कि ईरान से करीब 2500 किलोमीटर की दूरी है इजराइल की, वहां से 180 बैलिस्टिक मिसाइल चली तकरीबन, और जॉर्डन के एयर स्पेस से गुजरी, सब गुजरी, और जो इसके पहले बहुत ही कम इफेक्टिव इजराइल ने जो 14-15 अप्रैल को जो स्ट्राइक की थी, वो उन्होंने बहुत कम, एक उसमें कोई ज्यादा उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं की थी, इस बार यूज की, जिन्होंने 10-12 मिनट में पूरी ये दूरी तय की। और आयरन डोम से लेके अमेरिका तक, आयरन डोम तो छोड़िए, अमेरिका के जो डिफेंसिव बहुत सारे मैकेनिज्म्स थे, अमेरिका के वॉर क्रूजेस जो है वो मेडिटेरेनियन सी में हैं, वो यहाँ रेड सी में थे, और यमन उनको मार रहा था, लेकिन फिर भी वो है तो न वहां, तो उन्होंने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। और जिस तरीके से मार हुई है, आप सोचिए इजराइल का जो मैं आपको 3 बस नाम बताता हूं, नेवातीम, नेवातीम, टेल नॉफ जो उनका एयरबेस है, नेवातीम, और ये हरेजिम, ये हरेजिम, ये एक लाइन में आप देखिए तो इजराइल के, सेंट्रल इजराइल के बिल्कुल एक लाइन में, एक के बाद एक, ये 3 इनके बड़े सैन्य और ये एयरफोर्स के अड्डे हैं, ये वायु से, इनमें सीधे मार हुई। और कम से कम F-35 जो जेट्स हैं वो 50 से ज्यादा F-35 जेट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिनका इस्तेमाल होता था बमबारी करने में गाजा में, लेबनान में। इस समय इजराइल की जो पूरी कैपेसिटी आप देखिए, जो लेटेस्ट इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं आज सुबह लेबनान पे, वो उन्होंने किस प्लेन से की है? F-16 से की है। F-16 बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये बहुत देर तक टिक भी नहीं पाएगा। और आपको एक चीज और बता दें, अभी जो नेतन्याहू गए थे, इनको $8.2 बिलियन की एक नई एड पैकेज अमेरिका ने दी थी ना, और वो $8 बिलियन पैकेज में $5.2 बिलियन केवल आयरन डोम और रक्षात्मक कवच के लिए थे। वो पहुंच ही नहीं पाया, वो नहीं अभी डील साइन हुई है। वो जो 5.2 बिलियन का, जो क्योंकि इनका 1 साल की लड़ाई में सब छिन्न-भिन्न हो गया है, हिजबुल्लाह ने ही अपने रॉकेटों से, हमास ने ही इनका आयरन डोम तोड़ दिया था, और कितने सारे आयरन डोम आपके पास थे, सब बेकार हो गए। तो नए आने वाले थे, उसके पहले इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया, सॉरी, ये ईरान ने स्ट्राइक कर दिया। अब जब ईरान ने स्ट्राइक कर दिया, और उसके बाद उसने आपके जो राफेल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हाइफा, नेवातीम, हादजरीम, तेल नॉफ, इन जो गाजा के अंदर स्ट्राइक किया, सोचिए गाजा के अंदर जहां इजरायली कॉन्सेंट्रेशन है, उनका मुख्य अड्डा, वहां स्ट्राइक कर दिया। और जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, जिसको लोड एयरपोर्ट भी कहते हैं, वहां स्ट्राइक कर दिया। हर जगह तो उन्होंने स्ट्राइक किया। उसमें कितने इजरायली मारे गए हैं, अभी चीज वो देखिए खुलेगी सामने, वो खुल के सामने आएगी। मेरा यह है कि ईरान अब पूरी तरह से इस युद्ध में सामने आ गया है, ये बात, क्योंकि अब इजराइल को ये था कि ईरान को हम प्रोवोक करते रहें, ईरान आएगा नहीं सामने, और जो हमारी गाजा में हार हुई है, इससे हम ध्यान बटाने के लिए लेबनान में तबाही कर देंगे। और अब तो नसरल्लाह को मार दिया है, हिजबुल्लाह हथियार डाल देगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने हथियार डालना छोड़िए, आज की जो घटना है, जो ईरान के हमलों की बात की, कि जो उसैदा एरिया है लेबनान का, जिसके अंदर इजराइल ने पहली बार कुछ ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश की, उसमें इतनी बुरी तरह पिटे हैं, इतनी बुरी तरह पिटे हैं। अभी इजरायली मीडिया ने एक्सेप्ट किया है कि कम से कम उसमें 25 इजरायली सोल्जर या तो मारे गए हैं, ये और घायल हुए हैं, और ये 98th डिवीजन, जो सबसे नोटोरियस डिवीजन इजराइल की, उसके सोल्जर्स हैं, जिन्होंने गाजा में भी बहुत जुल्म किए हैं, और ये 2006 में जो हिजबुल्लाह से जो लड़ाई हुई थी, उसमें भी बहुत सारे जुल्म किए। तो ये जो सारी बात थी, हिजबुल्लाह की ग्राउंड फोर्सेस इंटैक्ट है। उन्होंने इतना बड़ा एक हमला, उसैदा, मैं जगह का नाम बता रहा हूँ, लेबनान में घुसने की कोशिश की, उनको पीछे ढकेल दिया गया, वो नहीं घुस पा रहे। इस समय लेबनान में देखिए, लेबनान कोई मुस्लिम देश नहीं है, लेबनान जो है वो क्रिश्चियन देश है, उसमें सबसे बड़ी आबादी क्रिश्चियंस की है, अरब्स हैं वो, लेकिन अरब क्रिश्चियंस, उसके बाद उसमें सुन्नी मुस्लिम है, फिर शिया मुस्लिम आते हैं। लेकिन आप वहां, और एक ड्रूज कम्युनिटी भी है, जो ना हिंदू है ना मुस्लिम, और वहां पर लेबनान की पूरी आर्मी, जिसमें मैक्सिमम क्रिश्चियंस हैं,
उसके बारे में झूठ फैलाया गया कि वो हिजबुल्लाह के साथ नहीं है। आज की खबर है वो हिजबुल्लाह के साथ, हिजबुल्लाह के फाइटर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रही। तो जो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सुन्नी है, मिकाती, जिनको कहा जाता है कि वो मतलब वो उनके साथ हैं, मतलब सऊदी अरेबिया के करीब है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ है। शेख ये सैयद हसन नसरल्लाह का जो असैसिनेशन है, ये बुरी तरह बैकफायर कर गया। और इस तरह बैकफायर किया है कि इसने लेबनान सोसाइटी को एक कर दिया, जो कि बहुत लंबे समय से वहां सिविल वॉर वगैरह चलती रही। इजराइल ने 1982 में लेबनान पे हमला किया था। 1982 से 2000 तक 18 साल इजराइल का साउथ लेबनान पे कब्जा रहा। उसी में हिजबुल्लाह बना, उसी से लड़ने के लिए, और उसके बाद इजराइल को 2000 में जाना पड़ा। आज भी इजराइल के बहुत सारे वहां पर मोसाद एजेंट्स और इस तरह के हैं, इसीलिए थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के कुछ टॉप कमांडर्स मारे गए। लेकिन अभी जो स्थिति है वो पूरी बदल गई। ईरान की स्ट्राइक के बाद पूरी स्थिति बदल गई है। जो मायूसी का माहौल था, जो इस तरह की चीज थी, वो सब एक पूरा मतलब 360 डिग्री टर्न हो गया। और अब पूरी रेजिस्टेंस की फोर्सेस फिर से मोबिलाइज होके पहले की तरह लड़ रही हैं एक साथ। रशिया के प्राइम मिनिस्टर, जो कल ईरान ने स्ट्राइक की, परसों प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं, पुतिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर, वो परसों तेहरान में थे। परसों वो तेहरान में थे, और रशिया ने, क्योंकि रशिया की सीरिया में बेसेस है, लेबनान के बाद इजराइल का तो सीधा जो टारगेट है सीरिया है, उसके बाद सीरिया है, और सीरिया में रशिया के बेसेस है। वहां तो सीधे विश्व युद्ध की ही बात है, क्योंकि अमेरिकन बेसेस भी वही हैं, वो आमने सामने फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसलिए देखिए, ये सीधी एक विश्व युद्ध की तरफ, पहले ये मिडिल ईस्ट का रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, लंबा चलेगा, ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसमें अभी दोनों तरफ से इसी तरह से मिसाइल, ईरान और इजराइल में मिसाइल्स की वॉर होगी। लेकिन लेबनान, जो ग्राउंड पे इजराइल गाजा में हारा है, वही वो लेबनान में भी हारेगा। लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन इजराइल नहीं कर पा रहा है, उसका फेल हो गया है, और आगे भी फेल होगा। ये देखिए सच्चाई। अमरीश जी, ऐसे में कुछ खबरें ये थी कि जो ईरान का हमला हुआ उसमें मोसाद का हेडक्वार्टर भी इफेक्टेड हुआ है, उस पर भी ये अटैक हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा हुआ है तो उसके क्या मायने हैं? देखिए, आपको एक चीज बताएं, एक पता नहीं ये लोगों को पता है कि नहीं, जो ईरान का हमला है, भारतीय समय के करीब आप सोचिए 8:30-9 बजे होंगे ना, ऑलमोस्ट जी। 8:30-9 बजे थे। उसके पहले, ईरान के हमले के पहले क्या हुआ? ईरान के हमले ईरान के हमले के ठीक आधे घंटे पहले, जिसको मैंने अपने एक्स हैंडल पे भी डाला, और मेरा जो एक यूट्यूब हैंडल सस्पेंड हो गया, अभी दूसरा भी मैंने शुरू कर दिया, ऑलरेडी 20,000 उसके सब्सक्राइबर्स भी हो गए, उस पर भी मैं लाइव पे था। अभी देखिए, जो ईरान के हमलों के जस्ट आधे घंटे पहले हमास ने तेल अवीव पे हमला किया। आपको 8, जिसमें इजरायली 8 इजरायली मारे गए, फिदाइन हमला था। 2 हमास के लड़ाके, उन्होंने एक आईडीएफ के सोल्जर से बंदूक छीनी, और एकदम तेल अवीव के हार्ट में, आप वो वीडियो देखिए, सब जगह हैं वो, उसमें जिस तरीके से लाशें बिछी हैं इजरायलियों की, और वो एक साइन था। उसके तुरंत बाद आप देखिए, मतलब तेल अवीव अस्त व्यस्त हो गया, और उसके आधे घंटे बाद ईरान ने हमला कर दिया। अब लोग कहेंगे कि इनमें कनेक्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन और सोचिए, थोड़ा थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, बहुत सारी चीजों में कनेक्शंस हैं। ऐसे नहीं है कि ईरान के हमलों ने वेस्ट बैंक में जूइश सेटलमेंट्स, आप ये सोचिए, इतना एक्यूरेट था ईरान का हमला कि वेस्ट बैंक में सब जानते हैं कि जूइश सेटलमेंट्स हैं, उसके पास में ही फिलिस्तीनी गांव है, यही लड़ाई रही है। और ये इलीगल सेटलमेंट्स हैं, जिनको यूएनओ भी नहीं मानता। इसको लेके बहुत बहुत मतलब कंट्रोवर्सी रही है। ईरान ने जो हमला किया, आप एक ये देखिए कि जूइश सेटलमेंट एक जगह है, उसके 10 किलोमीटर दूरी पे फिलिस्तीनी गांव है। फिलिस्तीनी गांव पे आज भी नहीं आई, जूइश सेटलमेंट उड़ गया। अब आप देखिए कितना प्रिसाइज था ये, इस पे कितना कैलकुलेशन था, किस तरीके की ये बिल्कुल एक नए लेवल की साइंस जो जो ईरान ने इजाद की। नेटजरीम कॉरिडोर, पूरी मतलब 18 किलोमीटर। अब गाजा ही कितना बड़ा, अब नॉर्थ गाजा में 18 किलोमीटर, उसके बाद सेंट्रल गाजा, साउथ गाजा, वहां सब फिलिस्तीनी है, जनता है, सिविलियंस है, वहां हमास है, सब है, लेकिन उनको आज तक नहीं आई। नेटजरीम में जो इजरायली सोल्जर्स ने सीधे वहां लगी, ऐसा कैसे, कितना
इतना कोई प्रिसाइज कैसे हो सकता है? दूसरी बात, मोसाद के जो हेडक्वार्टर्स पे हमले हुए, देखिए एक बार जब नसरल्ला साहब जिंदा थे उस समय भी एक हमला हुआ था मोसाद के हेडक्वार्टर पे तेल अवीव में, और जो इंटेलिजेंस 8200 जिसको कहा जाता है कि जिसने वो, तो इस तरह की चीज हुई। अभी क्या है कि मोसाद का जो ऑफिस है, जो 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 मोसाद का मेन जो ऑफिस ऑफिसर, वो एक बहुत डेंस एरिया में जहां पर सिविलियन पॉपुलेशन है, और जब रात में हमला हुआ तो जो सीएनएन का कॉरेस्पॉन्डेंट है वो ऑन एयर आया, और वो वहीं था तेल अवीव में। उसने कहा कि मोसाद के हेडक्वार्टर पे हमले का मतलब है कि सिविलियन कितनी जाने गई होंगी, लेकिन आज खबर आ रही है कि एक भी सिविलियन जान नहीं गई है वहां पर। और वहां पर मोसाद क्या जो पूरा जो हेडक्वार्टर्स है वो आधे से ज्यादा बॉम्ब हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसमें कई मोसाद ऑपरेटिव, उनका अता पता नहीं है, एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चर टूट गया। इसीलिए देखिए इजराइल के जो आप लीडर्स हैं, आपने क्या डिफेंस मिनिस्टर योवस गैलेंट को देखा है? कल के बाद से केवल नेतन्याहू के कुछ बयान आ रहे हैं, अदरवाइज जितने भी राइट विंग लीडर्स हैं, स्मोत्रिच हो गए, वो यतवार बिन गिवेर हो गए, जो इतनी ज्यादा खतरनाक फिलिस्तीनी कैदियों को गोली मार दो, ये कर दो, योवस गालन जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, कोई किसी का अता पता नहीं है ये कहाँ है। ये आज इसके बारे में बहुत सारी कयास लगाई जा रही हैं, और लगातार इजराइल अंदर से देखिए कमजोर हो रहा है। मोसाद के उसमें 100% स्ट्राइक हुई, सब जान, सीएनएन ने कह दिया, सीएनएन तो उन्हीं का है ना, और सीएनएन ने उसको दूसरा ट्विस्ट दिया कि वहां सिविलियंस भी मारे गए होंगे, लेकिन सिविलियंस तो कोई मारने, सिविलियंस तो कहाँ भाई, कोई भी ऐसी जगह मतलब ईरान के इस हमले में सिविलियंस एक भी इजराइल नहीं कह पाया है कि एक भी सिविलियन मारा गया। सोल्जर्स मारे गए हैं, इसकी अभी अटकलें हैं, सैकड़ों मारे गए हैं, हजारों मारे गए हैं, वो सारी चीजें भी क्योंकि मिलिट्री सेंसरशिप लगी है इसराइल में, इसलिए इसराइल नहीं कह रहा है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, एक दो दिन में देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह भी इस पे बोलना शुरू करेंगे। जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जो मेरे पास खबर है कि करीब 1300 से लेके 1500 आईडीएफ के और मोसाद के लोग, जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है उनका, प्लस जो उनके एयर बेसिस हैं, जहां मैंने बताया कि जहां जहां ये जो हेतजरीम में और ये तेल नौफ में, यहाँ जो एयर बेसिस बहुत बड़े बड़े, इनके जो स्टाफ होते हैं, क्रूज होते हैं, वो भी मारे गए। तो इस 13 से लेके 1500 कम से कम इजरायली इस हमले में मारे गए हैं, और ये बात कंफर्म हो जाएगी, आने वाले 3-4 दिन वेट करिए, ये बात कंफर्म हो जाएगी। अमरीश जी, फिर इस हमले का जवाब अगर इजराइल की तरफ से आता है तो क्या ये सीधे तौर पर जंग का ऐलान होगा? क्योंकि अमेरिका जब ये कहता है कि खुले तौर पर कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और हमारी जो भी वहां पर टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारे लोग हैं, वो ईरान से आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करें, उन्हें गिराएं, यानी कि साफ तौर पर अमेरिका अब ये कह रहा है कि ईरान अगर इजराइल पर हमला कर रहा है तो आप इजराइल के साथ खड़े हो जाए। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जितने भी हैं वो सब एक सुर में इजराइल के साथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान का सीधे तौर पे हमला करना, अब जवाबी हमला जब होगा तो क्या वो जंग का ऐलान होगा, इस तरह से उसे समझा जाए कि जंग का सायरन बज जाएगा? जंग का सायरन बज जाएगा बिल्कुल, और उसमें रशिया आप सामने आएगा, सबसे पहले रशिया सामने आएगा, रशिया इमीडिएट सामने आएगा, चाइना उसके पीछे है, नॉर्थ कोरिया उसके पीछे। और ये जो जवाबी हमले की बात कर रहे हैं, दो संभावनाएं, एक ये एक देखिए, अमेरिका के इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता, मेरे ख्याल से 8 अक्टूबर को है, 8 अक्टूबर को अमेरिका का इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक कोई इस तरह की चीज नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि 8 अक्टूबर के बाद अमेरिका में नया प्रेसिडेंट चुन भी लिया जाता है तो 3 महीने का ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो करीब शायद 26 जनवरी को जाके, हमारे उस 26 जनवरी से कोई मतलब नहीं, लेकिन वहां पर 20 या 26 जनवरी के बीच में नया प्रेसिडेंट ऑफिस में जाता है, तब तक वो पुराना प्रेसिडेंट ही रहता है। तो ये भी बड़ा अनसर्टेन पीरियड है अमेरिका में इस समय। इस स्थिति में अमेरिका नहीं है कि वो लाख बोले कि इजराइल की मदद करेंगे। इजराइल की मदद करने का मतलब क्या है जब इंटरसेप्ट तुम नहीं कर पा रहे हो, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम सीधे मारेंगे ईरान पे, अगर ईरान पे सीधे मारोगे तब तो सीधे रशिया आएगा सामने, तब तो रशिया के साथ, और फिर तो वर्ल्ड वॉर एकदम तय है। तो अमेरिका ने अभी तक ये बयान नहीं दिया है कि वो ईरान को मारेगा। उसने कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ तो वो जाने कब से खड़ा,
उससे क्या उखाड़ लिया अभी? सवाल ये है। उससे आपने 1300 से 1500 इजरायली मारे गए अभी एक दिन में। उसके पहले हमास ने 7 अक्टूबर 2023 में एक दिन में हजारों, वहां पर भी इस तरह से सफाया हो गया था। तो अमेरिका तो तब से लेके आज तक इजराइल के साथ है। उसका कोई मतलब मेरे ख्याल से तब तक नहीं है जब तक अमेरिका का जो पावर एस्टेब्लिशमेंट है वो स्थिर नहीं हो जाता। वो जनवरी तक स्थिर नहीं होगा। जनवरी में उसके भाई आप मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? जो 5.2 बिलियन डॉलर्स का जो आना है, नए आयरन डोम्स आने हैं, नए रक्षा कवच आने हैं, वो आ जाएंगे, वो आप लगवा देंगे। उस तरह की एक स्थिति बने, यही तो करेंगे ना, और क्या करेंगे? लेबनान में आप मार खा रहे हैं। लेबनान में उसैदे में घुसने की कोशिश की, इजरायली सेना की 90th डिवीजन ने, वो मार खा के पीछे हट गई। आप एयर स्ट्राइक्स किए जाइए। एयर स्ट्राइक्स आप कहां तक करेंगे? आप दमस्कस तक, आपने दमस्कस तक, सीरिया तक एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। अब उसके बाद वहां पर इराकी रेजिस्टेंस ने वहां पर अमेरिकन बेसिस पे मारना शुरू कर दिया है। तो ये चीज जो है, अमेरिका इस समय बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि उसके पास कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। उसने ये सोचा नहीं था कि ऐसे दौर में एस्केलेशन होगा। अब ये नेतन्याहू ने का भी ये कैलकुलेशन था कि ऐसे दौर में हम एस्केलेट करेंगे कि अमेरिका जो है मजबूर होगा हमारे साथ खड़े होने के लिए। और ईरान ने भी इस तरह से कैलकुलेट किया था कि इसी दौर में हम जवाब देंगे। अब यहां देखिए, जो पूरा कंपटीशन है ईरान और इजराइल में, इसमें ईरान आगे निकल गया। इजराइल अब जवाब देगा तो अपने बल पे देगा ना, क्या अमेरिका से थोड़ा ना वो मिसाइल आएंगी। तो अमेरिका से मिसाइल जनवरी तक, अभी जब तक खुल के लड़ाई नहीं डिक्लेयर होगी तब तक नहीं आ सकती। और अगर आती हैं तो उसको फिर रशिया जवाब देगा। रशिया की फिर तो एक वो हो जाएगा ना। आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसी शुरू हुई कि जो अलायंसेस थे, अगर मतलब सबसे पहले रशिया के खिलाफ शुरू हुई। रशिया का अलायंस फ्रांस के साथ था, ब्रिटेन के साथ था, फिर उनको भी कूदना पड़ा। इसी तरीके से इस समय आप देखिए तो अलायंसेस की जो पूरी जो पॉलिटिक्स है, जो दो अलायंसेस हैं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है और जो अमेरिका, इजराइल, नेटो है, इन दोनों में जो जो लड़ाई है ये बिल्कुल साफ है। और इसमें अगर अमेरिका ने दुस्साहस किया, उसका जवाब रशिया देगा। देखिए, बिल्कुल सीधी बात है, इसमें कहीं भी गफलत की कोई स्थिति नहीं है। मीडिया चाहे कुछ कहे, हिंदुस्तान के मीडिया को, हिंदुस्तान की मीडिया क्या, हिंदुस्तान को अब कोई सीरियसली नहीं लेता। आप ये बताइए, इतना बड़ा विश्व, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, किसी को दो कौड़ी की परवाह है कि ये नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं? किसी को कोई पूछ भी रहा है? कोई नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है। क्योंकि विदेश नीति इन्होंने इतनी कंडम बना दी कि ना तुम इधर हो ना उधर हो, फिलिस्तीन के साथ भी हो, इजराइल के साथ भी हो, तो ठीक है रहो। जब इस तरह की जब दो ध्रुव में दुनिया बढ़ जाएगी, तुम अपना राग अलापते रहो। तो ये जो थोड़े बहुत हथियार बना के और अडानी सोच रहे हैं कि वो हमने भेज दिए वहां, उससे उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि भारत जो है वो देखिए अभी खुल के इजराइल के साथ नहीं आ पा रहा है, और ना ही वो इस तरीके से वो ये उसको कहना पड़ा है फिलिस्तीन के साथ। अभी महमूद अब्बास के साथ मोदी मिल के आए वहां पर, अभी पूरी पब्लिसाइज मीटिंग थी। अभी उन्होंने जब हसन नसरल्ला की शहादत के बाद उन्होंने बयान दिए कुछ दहशतगर्द कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह का नाम नहीं लिया जब नेतन्याहू से बात हुई। लेकिन आज फिर बयान आ गया, जब ईरान ने मार की, आज फिर बयान आ गया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। ये तो स्थिति है भारत की। और भारत की ये केवल सत्ता में नहीं, ये जो विपक्ष है उसकी भी यही स्थिति। फिलिस्तीन और मुद्दे पे और जितने बुद्धिजीवी हैं, मैं नाम देखिए, नाम लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, जितने भाजपा विरोधी लोग हैं या अपने को जो बुद्धिजीवी समझते हैं, इनकी कहाँ गई वो समझदारी कि इजराइल के, और उसमें कुछ आशुतोष ने कल एक प्रोग्राम किया, किसी ने कुछ प्रोग्राम, उसमें क्या बोल रहे हैं कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। किसके साथ हैं, क्या है? भारत का पूरा जो एनएसए, अजीत डोवल, पूरा जो यहाँ के सो कॉल्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं जो आके बोलते हैं, कहाँ है सब? आप बोलिए कहाँ है सब? क्या कहेंगे अब? ईरान के खिलाफ जाओगे जो तुम्हें तेल देता है? रशिया के खिलाफ जाओगे? जाओ जाओ ना। तो ये देखिए जो पूरी एक स्थिति है, ये बड़ी हम लोगों की जीत है। हम लोग जो मजबूती से एक पक्ष के साथ खड़े रहे 7 अक्टूबर, उतार चढ़ाव आते रहे, ये बहुत हुआ कि अब हार जाएंगे लेकिन हम खड़े रहे, और ये हम लोगों की लाइन की जीत है। अमरीश जी, ऐसे में जब ईरान ने तेहरान की तरफ से ये हमला हुआ,
तो क्या सोच विचार करके, कैलकुलेशन करके जो ये टारगेट सेट करके जो हमले किए गए, ऐसे में ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां भी हैं और उन पाबंदियों के बीच में ये हमले का जोखिम ईरान ने क्यों लिया? क्या जिस तरह से नेगोशिएशन की बातें चल रही थी और ये कहा जा रहा था पूरी दुनिया की तरफ से कि सीज फायर होना चाहिए, उस बातचीत को आगे बढ़ाने की बजाय हमले का रास्ता अगर ईरान ने इख्तियार किया है, तो क्या ये चाइना और रशिया की रजामंदी के साथ हुआ है? क्या कम से कम जो एलाइज उसके सपोर्ट में है ईरान के, उनको तो इस बारे में मैसेजिंग की होगी? और अगर वो मैसेजिंग की होगी तो क्या इजराइल और अमेरिका उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए कि ये हमला होने जा रहा है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि कल हमला हुआ है, परसों, आज 2 अक्टूबर है, 30 सितंबर रशियन प्राइम मिनिस्टर वॉज इन तेहरान, वो तेहरान में थे। और आप देख लीजिए, वो पूरा मतलब ऑफिशियल उनका टूर था तेहरान। तो ऑब्वियसली उनको ब्रीफ किया गया था। पुतिन खुद नहीं आए, और फॉर ऑब्वियस रीजन, पुतिन आते तो फिर दूसरा मैसेज जाता, प्राइम मिनिस्टर को भेजा उन्होंने, और उन्हीं का आदमी है वो। और उनको ईरान ने पूरा मैसेज दिया और वहां से हरी झंडी मिली, इसी और तभी आज फिर हमला हुआ। जहां तक ये बात है कि ईरान ने सुलह की कोशिश नहीं की, ईरान ने सुलह की कोशिश की। 30 जुलाई को फौज शुक्र, जो कि नंबर 2 थे ऑलमोस्ट इनके, ये नसरल्ला साहब के राइट हैंड मैन थे, उनका असैसिनेशन हुआ। 1 अगस्त को इस्माइल हानिया का असैसिनेशन हुआ। उस समय ईरान के प्रेसिडेंट, जब इस्माइल हानिया का असैसिनेशन 1 अगस्त को हुआ और ईरान ने कहा कि हमारे सॉइल पे हुआ है तो वी हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। अभी जो कल भी ईरान ने कहा कि हमारा राइट है ये रिस्पॉन्ड करने का। तो उस समय 1 अगस्त के बाद भी ये हो रहा था कि कभी भी ईरान स्ट्राइक करेगा। पेजेश्कियान ने क्या कहा, उनके प्रेसिडेंट ने, पेजेश्कियान ने कहा कि अभी हमको रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए, अभी हमको एक मौका देना चाहिए वेस्ट को। पेजेश्कियान वहां गए, यूएन जनरल असेंबली में बोले, और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। और वहां से आने के बाद वो क्या बोले, उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। हम लोगों को ये कहा गया था कि अगर इस्माइल हानिये का असैसिनेशन का जवाब नहीं दोगे तो गाजा में सीज फायर करा देंगे। ये डील थी। ये डील ऑब्वियसली टूटी अभी पेजेश्कियान जो आखिरी में गए थे, क्योंकि अभी की बात है ना, 4-5 दिन पहले की। पेजेश्कियान जब गए तो उनको ये समझ में आ गया कि कोई डील होने नहीं जा रही है गाजा, बल्कि नेतन्याहू ने उसी के तुरंत बाद सैयद हसन नसरल्ला को मार दिया। तुम गाजा में सीज फायर की बात कर रहे हो, तुमने तो लेबनान में ईरान के सबसे बड़े पिलर को मार दिया। अब तो क्लियर हो गया ना कि कोई गाजा, ईरान का एक सिंपल कहना था, गाजा में सीज फायर कर दो, गाजा के लोगों को वो दे दो, मतलब जो पूरा सीज फायर प्रॉपर है, वहां से इजराइल हट जाए, हम हमला नहीं करेंगे, इस्माइल हानिया का भी बदला नहीं लेंगे। ये बात तो थी ना, और नहीं लिया उसने। 1 अगस्त को इस्माइल हानी, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, और कल 1 अक्टूबर को हमला किया। 2 महीने टाइम दिया ना, और उस बीच पेजेश्कियान नए प्रेसिडेंट ये गए, पूरा वहां पर वेस्ट गए। इनकी पूरी जो ओपन डिप्लोमेसी और सीक्रेट डिप्लोमेसी भी एक होती है, इनकी बात नहीं हुई होगी वहां अमेरिका में। तो उनको क्लियर हो गया कि ऐसा कोई सीज फायर नहीं होने जा रहा। उन्होंने आके यही बयान दिया, और उसके बाद देखिए 1 अक्टूबर को ये ईरान ने कर दिया। तो ईरान को जब ये लग गया, देखिए ईरान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट, और ईरान जो है उसकी इकोनॉमी, उसकी सारी चीजें, सारे सैंक्शंस के बावजूद, रशिया पे भी सैंक्शंस लगे हैं, ये एक दूसरे की मदद करके उन सैंक्शंस के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। पेजेश्कियान का ये कहना था कि हम अगर 2015 की न्यूक्लियर डील को रिवाइव करते हैं तो ईरान पर से सैंक्शंस हट जाएं। ये भी एक मुद्दा था जो वो अमेरिका में जो बात करने गए थे, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां सब 2015 में ओबामा की जो न्यूक्लियर डील थी उसको आके ट्रंप ने खत्म कर दिया। ईरान ने तो कमिट कर दिया था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स अपने छोड़ देते हैं, और हम एक वेस्ट के साथ दोस्ती का, और हमारे ऊपर से वेस्ट सैंक्शन हटा दे। 2015 में मान गया, तो उसके बाद किसने हटाया? वेस्ट ने हटाया। ईरान तो भुक्तभोगी है, ईरान तो विक्टिम है, हर लिहाज से ईरान विक्टिम है। आप देखिए, अगर दिमाग, मतलब कोई भी अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करे, भारत के बड़े से बड़े रक्षा विशेषज्ञ, ये सी राजा मोहन और इस तरह के लोग, कभी मैंने इनसे बात की है, ये बिल्कुल निरुत्तर थे। इनको समझिए, हमने कहा कि आप प्लीज टेल मी, प्लीज इन्फॉर्म मी,
please inform about these developments, that Iran waited for 2 months. And then when there was no Gaza ceasefire deal, when there was no the issue of lifting sanctions on Iran was not even addressed, क्योंकि नेतन्याहू ने भी तो किया। ये चीज तो किसी ने नहीं सोची थी ना कि भाई अभी तक क्या था कि यूएस जो है वो इजराइल को चला रहा है, इजराइल यूएस को चलाने लगेगा, ये किसने सोचा था? ये जो चीज हुई है ये सबसे पहले ईरान को समझ में आई, और ईरान समझ गया, इसीलिए उसने जल्दी अटैक कर दिया कि अभी ही करो तुरंत, दिस इज द मोमेंट। तैयारी थी उनकी ऑब्वियसली, इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के बाद लंबी तैयारी थी और उन्होंने पूरी तैयारी, लेकिन रुके हुए थे कि भाई गाजा में सीज फायर हो जाए और उधर जो हमारे ऊपर से सैंक्शन हट जाए। वो नहीं हुए तो फिर ये हुआ, और अब जब ये हुआ है तो फिर ये अपने अंतिम छोर तक जाएगा। कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। ये जरूर है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मजबूत है, उसके साथ कौन खड़ा है वो तय कर ले आज, और अमेरिका इजराइल के साथ कौन खड़ा है वो तय कर ले आज, बीच में जो रहेगा वो पिस जाएगा। इसका मतलब ईरान ने ये धोखे का बदला लिया है, जो ईरान कह रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है उसका ये बदला है। और ये धोखा फिर दिया किसने? क्या अमेरिका पर सवाल है या इजराइल पर सवाल है? दोनों पे। यूएस इजराइल, इस समय यूएस इजराइल बिल्कुल एक है, और यूएस भी नहीं, नेटो। अब देखिए नेटो के अंदर डिवीजन हो गया इस बात पे। जब से लेबनान पे सैयद हसन नसरल्ला को मारा है, फ्रांस के बयान क्या आ रहे हैं? फ्रांस नेटो का इतना बड़ा एलाई है, फ्रांस के बयान ये आ रहे हैं कि हम लेबनान आर्मी के साथ हैं, हिजबुल्लाह के साथ नहीं। कह रहा है लेबनान आर्मी के साथ है। लेबनान आर्मी किसके साथ है? लेबनान आर्मी हिजबुल्लाह के साथ है, जबकि उसमें क्रिश्चियन डोमिनेशन है और लेबनान फ्रांस की कॉलोनी रहा है। तो फ्रांस कह रहा है हम लेबनीज आर्मी के साथ है। बताइए, लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह के साथ है, वो रोज बयान दे रही, लड़ रही है वहां हिजबुल्लाह के साथ। अब ये आप सिचुएशन देखिए कि बड़ी ही बहुत ही विकट समस्या आ गई। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, नेटो के अंदर डिवीजन हो गया है, अमेरिका को कौन कंट्रोल कर रहा है ये भी क्लियर नहीं है। अभी तो यही समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू एक पागल घोड़े की तरह आगे बढ़ा चला जा रहा था, अपना एजेंडा सब पे इम्पोज कर रहा था कि दुनिया हमारी है, दुनिया हमारी कदमों में, हमारे पैसे से दुनिया चलती है। लेकिन ईरान ने उसका घमंड तोड़ दिया, उसका सर नीचे कर दिया, उसको मजबूर कर दिया वो असलियत पर आए। अब आप देखिए, सुबह से इजराइल कह रहा है हम स्ट्राइक करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। करे ना स्ट्राइक, वो भी देखा जाएगा। भाई सवाल है कि इजराइल की जो अब स्थिति है, क्या वो इस हालत में है? उसके क्या मोसाद के वो लोग जो मेन लोग हैं जो करते थे ये सारी चीजें, वो जिंदा हैं? जो उसके मिनिस्टर, उसका जो पूरा कमांड स्ट्रक्चर था, उसके क्या लोग अभी बचे हैं? क्या स्थिति है इजराइल की? किसी को कोई बताए? ये देखिए पूरी एक सिचुएशन है, एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन ऐसी अनसर्टेनिटी जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को एज फिर से दे दिया। पूरा जो इस्माइल हानिया के असैसिनेशन और नसरल्ला उनके असैसिनेशन के बाद जो इजराइल के फेवर में चक्का घूमा था, वो फिर से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के फेवर में चला गया। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत 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 बहुत।